बेचैन। नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। करौली में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है और करौली में जिंदगी पटरी पर भले ही लौट रही हो, लेकिन सियासत बेचैन दिखाई दे रही है। सियासी दलों के नेताओं के करौली दौरे लगातार जारी हैं। बीजेपी के कई नेता करौली के दौरे कर चुके हैं। आज पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने करौली का दौरा कर हिंसा से प्रभावित पीड़ितों से मुलाकात की। वहीं कल बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या और उनके साथ बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया करौली जाएंगे। कांग्रेस के नेता भी करौली के दौरे कर चुके हैं। सवाल इस बात को लेकर के उठ रहा है कि जब करौली चैन से है तो क्या सियासत बेचैन है? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। तो क्या करौली को लेकर के सियासत हो रही है और करौली में शांति सुकून जब स्थापित हो रहा है तो सियासत को वो पच नहीं रहा है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है मेहमानों का, उनसे आपका मैं तारुफ करवा दूं। आरसी चौधरी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, साथ ही पंकज मीणा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और आशुतोष शर्मा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। साथ ही साथ योगेंद्र जोशी हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आशुतोष शर्मा जी आपसे आज, क्योंकि जिस तरीके से करौली में हिंसा की घटना हुई, उसके बाद बयानबाजी हुई, उसके बाद नेताओं के दौरे हुए, वो लगातार जारी है। देखिए, वहां पर बीजेपी के नेताओं की ओर से तो धरना भी दे दिया गया कर्फ्यू के दौरान, और उसके बाद जांच टीम पहले पहुंची, उसके बाद आज वसुंधरा राजे वहां पर पहुंची, कल तेजस्वी सूर्या प्रदेशाध्यक्ष भी जा रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी वहां पर पहुंचे हैं। तो आप कैसे देख पा रहे हैं पत्रकार के तौर पर, क्या सियासत नहीं चाहती कि शांति बहाली हो? देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है, देश और प्रदेश का, कि जो भी राजनीतिक दल हैं, भले ही वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी घटना होती है उसमें राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आते, एक दूसरे को कोसने से बाज नहीं आते। सवाल इसका है कि यदि वहां पर हिंसा हुई है तो उसके जो लापरवाह लोग हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उसमें जो शासन प्रशासन कार्रवाई कर रहा है उसमें सहयोग का एक नज़रिया रहना चाहिए, लेकिन अपने राजनीतिक लाभ के लिए बार बार दौरे करना या अपनी जांच टीमें बनाना एक दस्तूर बन गया है कि किस तरह से किसी भी घटना का कोई भी पक्ष, भले ही वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किस तरह से राजनीतिक लाभ उठाया जाए। जिनको कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई में कार्रवाई करें, त्वरित कार्रवाई करें, सिर्फ बयानबाजी न दें। और जिनको वास्तव में घटना के जो विपक्ष है, जिसको घटना के प्रति चिंतित है या घटना होने के में कोई लापरवाही देख रहा है शासन प्रशासन की, उसको वो उजागर करे। लेकिन यदि करौली पटरी पर आ रहा है तो इस तरह के दौरों से या उन घावों को कुरेदने से कम वहां जाकर के सियासत करने से बचना चाहिए। दोनों पार्टियों की टीमें वहां पर जाकर के जांच कर चुकी है। अब तो सवाल जो है वो शासन प्रशासन पर है कि इस मामले में जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि आज करौली की घटना को करीबन 10 दिन से अधिक हो रहा है, लेकिन कितने लोगों पर कार्रवाई हुई ये देखने वाली बात है। सिर्फ दौरे होने से, जाने से, बयान देने से, उससे न तो पीड़ितों के घावों पर मरहम लगेगी, न अपराधी जेल सलाखों के पीछे होंगे। तो शासन प्रशासन को मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए और जो दोषियों को बंद करना चाहिए, और जो लापरवाही के दोषी हैं उन पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलने वाला। ठीक है पंकज मीणा जी, सिर्फ बयानबाजी हो रही है और जब पुलिस जांच कर रही है तो राजनीतिक दलों के, खासतौर पर जब कर्फ्यू लगा हुआ उसके बाद बीजेपी का एक जांच दल जाता है, आप लोग राज्यपाल के पास भी जाकर के ज्ञापन देते हैं और बार बार ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ये तमाम चीजें करवाई। कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है। बिल्कुल, देखिए हेमंत जी, सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा पिछले 15 दिन में राजस्थान में जो घटनाएं हो रही है, वो करौली की हो सकती है, वो भीलवाड़ा की हो सकती है, वो अलवर की हो सकती है, वो जयपुर की हो सकती है। इन तमाम घटनाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जी के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है और वो उस तरह का व्यवहार करने लगे हैं। करौली की घटना का स्पेसिफिकली मैं बताना चाहूँगा, अभी तक कहीं भी जांच में ये पहलू नहीं देखा गया
कि कुछ घरों के ऊपर, जिम के ऊपर, मस्जिद के अंदर टनों पत्थर कैसे पहुंचे, 2-3 दिन पहले पत्थर क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे और किसके द्वारा पहुंचे, ये जांच में नहीं आया। जो पहली एफआईआर दर्ज हुई पुलिस के द्वारा, उस पुलिस के अंदर वो पुलिस जो वहाँ थाना इंचार्ज है खुद लिख रहे हैं कि शांतिपूर्वक यात्रा निकल रही थी कि अचानक घरों पे से पत्थर फेंके गए। आप इस बात को कैसे नजरअंदाज कर रहे हैं कि एसएचओ खुद कह रहा है, वहाँ का थाना इंचार्ज खुद कह रहा है कि शांतिपूर्वक यात्रा निकल रही थी। अब एसएचओ को डिनाई करके माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं कि साहब भड़काऊ नारे हो रहे थे। आप बताइए, एसएचओ जो वहाँ मौजूद था वो गलत है या मुख्यमंत्री जी गलत है? अगर एसएचओ गलत है तो अब तक आपने एसएचओ पे कार्रवाई क्यों नहीं की, उसका सस्पेंड क्यों नहीं किया, उसको सजा क्यों नहीं दी? और अगर एसएचओ ने एफआईआर में सही लिखा है तो मुख्यमंत्री जी किसकी प्रेरणा से इस प्रकार के बयान दे रहे, ये आज तक समझ में नहीं आया। और देखिए मजे की बात देखिए, आप कहते हैं भड़काऊ नारे दे रहे थे। हेमंत जी मैं एक बार बात पूरी कर लूं, आप कह रहे थे भड़काऊ नारे दे रहे थे, रह रहे के कभी गहलोत जी कहते हैं, कभी वो इनके आपके जो समिति के सदस्य गए थे वो कहते हैं भड़काऊ नारे। अरे साहब जय श्री राम के नारे लग रहे थे, भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, वंदे मातरम नारे लग रहे थे। अब ये नारे भड़काऊ होने लग गए क्या हिंदुस्तान में? ये कहीं ना कहीं औरंगजेब की पंकज जी दूसरे वीडियो भी हैं, कुछ भी नहीं है। पंकज जी दूसरे वीडियो भी हैं जिनमें इस तरह के नारे गाने भी हैं कि वो टोपी वाला झुक जाएगा, या वो तस्वीरें भी देश ने देखी है कि किस तरीके से देखिए रामनवमी पर जो है किसी धार्मिक स्थान पर जाकर के झंडा लगा देना, ये चीजें भी आप मनाइए ना, शांतिपूर्ण सौहार्द के साथ मनाइए। तो ये पुलिस प्रशासन का काम है। मेरा सवाल ये था कि क्यों, मेरा सुन लीजिए ना सर, मेरा सवाल सुन लीजिए। ये फैब्रिकेटेड है। क्या फैब्रिकेटेड है? हेमंत जी मैं दूसरी चीज बताना चाहूंगा, एक चीज और मेरा सवाल सुनिए ना सर पहले पंकज जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि कहीं भी इस तरह की देखिए सौहार्द बिगड़ता है तो क्या आप ये मानते हैं कि वो सरकार की नाकामी होती है? और साथ ही साथ सवाल मेरा ये भी है कि जब सरकारी तौर पर पुलिस प्रशासन जांच कर रहा हो, ये तमाम कोशिशें इस बात को लेकर के कि घटना चलिए कोई हो गई, लेकिन उसके बाद जो है नेताओं के बार बार दौरे हो, वहां पर विजिट करवाई जाए, वहां पर जांच आयोग अलग से जांच दल बना दिए जाए, जांच की जाए अपने स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, यह क्या उचित होता है क्या? दो सवाल है हेमंत जी, ये प्रश्न खड़ा करके आप एक नाकारा सरकार को सेफगार्ड देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं पंकज मीणा मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए मेरा सवाल, सुन लीजिए पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। किसी पर आरोप लगाने से पहले मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं नकारा सरकार, क्या अगर किसी तरह की सांप्रदायिक घटना कोई हो जाए, झड़प हो जाए, आपस में मारपीट हो जाए या इस तरह का कोई दंगा हो जाए, तो वो एक सरकार की नाकामी है? बिल्कुल 100% नाकामी है। मैं आपको फिर आपके माध्यम से एक प्रश्न करना चाहता हूं, ठीक है, ड्रोन सर्वे क्यों नहीं हुआ जब वहां? ठीक है, तो मेरा आपसे सवाल इसी से जुड़ा हुआ, तो फिर एक दिन पहले मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं, हुड़दंग, पत्थरबाजी गुजरात में हुई, क्या वो भी सरकार की नाकामी है पंकज मीणा? मैं राजस्थान में रहता हूं और मुझे नहीं, राजस्थान में तो रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, इस देश के नागरिक है ना। अगर इस तरह की घटनाएं किसी सरकार की नाकामी है और वहां पर जांच दल, राजनीतिक दलों के जाने चाहिए पुलिस से इतर, तो क्या गुजरात की घटना भी नाकामी है, वहां पर आपका जांच दल गया? मध्य प्रदेश की घटना भी नाकामी है, वहां पर आपका जांच दल गया? हेमंत जी, किसी भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो तो सबको पता है ना सर। क्या करौली घटना में आपने दोषियों को पकड़ा? क्या आपने दोषियों को नहीं पकड़ा? फरमान क्या जारी किया मैं आपको दिखाता हूं, घरों पे धार्मिक ध्वज नहीं लगेंगे, ये फरमान आता है। छतों पे शोभा यात्रा नहीं देख सकेंगे। अरे हम कौन से देश में रह रहे हैं? हम छतों पे खड़े नहीं हो सकते, शोभा यात्रा नहीं देख सकते। और देखिए क्या लिखा है, शोभा यात्रा के दौरान घरों में ताले लगेंगे। ये क्या सरकार है जो इस प्रकार के फरमान जारी कर रही है? और ये मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया ना आपने पंकज जी, देंगे भी नहीं, क्योंकि ये सियासत अपने हिसाब से चीजें जो है पिक करती है और अपने हिसाब से तमाम चीजें। आरसी चौधरी, आप पर यह आरोप है लगातार कि तुष्टीकरण करते हैं और बीजेपी बार बार इस बात को दोहरा रही है। हाँ, निश्चित रूप से आपने, हेमंत जी मैं साधुवाद करना चाहूंगा कि आपने उस व्यक्ति का नाम लेके और उल्लेख लेके कहा कि कौन तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जो सदैव विभाजन की राजनीति में विश्वास करती है, जो भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से विहीन आज विपक्ष की भूमिका निभाने में जो असमर्थ रही प्रदेश के अंदर, उन्माद के आधार पर अतिवादी लोगों के साथ में खड़े होकर और इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का जो काम कर रही है, वो लोग हम पे तुष्टीकरण का आरोप लगाएंगे। लेकिन मैं ये कहना जिम्मेदारी तो आपकी है ना आरसी जी।
जिम्मेदारी तो आपकी है, हेमंत जी, सामाजिक सौहार्द को बनाने की। कोई बिगाड़ रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। सिर्फ बातों से क्या होगा? बातें हैं, बातों का क्या? पुलिस आपके अंडर में थी, प्रशासन आपके अंडर में था, और वो जैसे आरोप लगा रहे हैं कि पहले कोई सर्वे होना चाहिए था, पुलिस प्रशासन प्रबंध जाब्ता पूरा होना चाहिए था, वो तो कहीं ना कहीं विफलता है। वो विपक्ष के तौर पर तो आरोप लगाएंगे ही। हेमंत जी, निश्चित रूप से आपने मेरे से ज्यादा बोली, और बतौर एंकर के तौर पे अगर आप प्रवक्ता से ज्यादा बोल पाएंगे या जिसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आपका प्रश्न तल्ख हो सकता है, आपका प्रश्न सीधा हो सकता है, निश्चित रूप से मैं उसका जवाब दूंगा, और निश्चित रूप से मैं जवाबदेही के साथ में जवाब देना ज्यादा चाहता हूं। बोलना परेशानी है या तीखा प्रश्न परेशानी है? तीखा प्रश्न होता तो निश्चित रूप से अच्छा लगता तो है, जवाब लेकिन दीजिए ज्यादा ना बोलना सर। परेशानी है। अगर जवाब आप दीजिए। ही खड़े हो जाएंगे, अगर आप ही तीखा प्रश्न पूछे ना कि नाकामी, आप नाकामी का निश्चित रूप से कहिए ना। जो शोभा यात्रा मैं नहीं निकलती कह है, रहा जिस सर। शोभा यात्रा के साथ कौन कौन जो लोग होते हैं और उस प्रशासन की कार्रवाई के तौर पे देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि जो भी अतिवादी लोग थे, जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया, आज उनकी बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, और कानून के तहत वो जेल की सलाखों के पीछे में जाएंगे, और उन्होंने जो करते किया, जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया, उन्हें सजा मिलेगी। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इस देश के अंदर कानून का राज है, राजस्थान के अंदर कानून का राज है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कानून अंधा है, और कानून जो फैसला करता है मुख्य वो आरोपी पट्टी गिरफ्तार बांध के क्यों और नहीं हुआ है? बहाना के आधार पे करता है। हम ये कहते हैं कानून है चौधरी वो साहब। निष्पक्ष तौर पे काम करता है, कानून निष्पक्ष तौर पे काम करना चाहिए। जब आप देखते मुख्य हैं तो आरोपी अतिवादी गिरफ्तार चेहरे क्यों से, नहीं हुआ? अतिवादी भाव से नहीं देखना चाहिए है? मुख्य आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? हाँ, निश्चित रूप से आप जो कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से लगातार जो आपने अभी जिक्र किया था, लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, सूर्य जो कर्नाटका के जो सांसद हैं, अलग अलग जो भारतीय जनता पार्टी के 8 मुख्यमंत्री के तौर पे अपने आप को पेश करना चाहते हैं, वो लगातार जो दौरे कर रहे हैं, वहां पे उस कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन उसके अंदर व्यस्त है। चौधरी साहब, आरसी चौधरी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि मुख्य आरोपी अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है? इतने सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जी चौधरी साहब, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई? वो पार्षद कहाँ है? देखिए, मैं कह रहा हूं कि क्या किसी समय बद के साथ में दुनिया के अंदर ऐसे कोई इतिहास आप बताएं कि भाई आपकी राजस्थान पुलिस की नाकामी रही कि 10 दिन के बाद में भी आप मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाए, आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाए। आज 30 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी कितनी देर जाएगा? कितने लोग उसको बचाएंगे? जो अतिवादी लोग जिन्होंने उसको संरक्षण दिया, जिन्होंने जो लोग उसके साथ में खड़े हैं, कितने दिन तक बचा पाएंगे? राजस्थान पुलिस के हाथ लंबे हैं, कानून के हाथ लंबे हैं, वो बच नहीं पाएगा, निश्चित रूप से गिरफ्तार होगा और जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। ठीक है योगेंद्र जोशी जी, एक पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर देखिए, पहले भी हमने इस बात को लेकर चर्चा की थी, आपने वो जवाब दिया था कि कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी तो रही है, कि पूरी तरह से प्रबंध नहीं किए गए, पुलिस अधिकारियों की कमी तो रही है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब अगर कहीं कर्फ्यू हो और जब पुलिस की जांच चल रही हो, तो क्या राजनीतिक दलों के इस तरह से जांच दल जो है वो उस इलाके में जाते हैं, वो ठीक है? बार बार इस तरह के दौरे हैं, वो ठीक हैं? और अलग अलग बयानबाजी, वो ठीक है? देखिए हेमंत जी, आपने सही प्रश्न उठाया है कि राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदों को घटनास्थल पर नहीं जाना चाहिए, यह मैं मानता हूं। लेकिन जब हमारे राज्य की पुलिस किसी राजनीतिक पार्टी की गोद में बैठ जाए और वो उनके नुमाइंदे के तौर पर काम करे, जिस तरह से हमारे राज्य के प्रमुख जो हैं उन्होंने पिछले 2-3 दिन में अपना भाषण दिया है, उससे ऐसा लगता है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है और हमारे पुलिस के जो अधिकारी हैं ये भी राजनीति से अछूते नहीं है। और जब इस तरह की बात होती है तो आप ये समझिए कि दूसरा पक्ष इसका फायदा क्यों न उठाए। वो भी जाएंगे वहां घटनास्थल पर, वो भी संवेदना व्यक्त करेंगे और वो भी इसका लाभ उठाएंगे। क्या होता है हेमंत जी, इस प्रकार की घटनाएं जो होती हैं ये राजनीतिक पार्टियों के लिए संजीवनी का काम करती है। जैसे इस प्रकार की घटना किसी स्टेट में, किसी राज्य में, किसी गांव में हो जाती है, किसी देश के पार्ट में हो जाती है, तो राजनीतिक पार्टियां कुकर मुक्ते की तरह उठ करके सामने आ जाती हैं और दौड़ दौड़ के घटनास्थल पर जाती है। क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी का शासन होता है तो नेचुरल है दूसरी राजनीतिक पार्टी आक्षेप लगाती है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले 10 सालों से ब्यूरोक्रेसी और पुलिस ये भी राजनीति का पार्ट बन गए हैं। यही कारण है कि दूसरे पक्ष को विश्वास नहीं होता और वो भी घटनास्थल का मुआयना करते हैं जाकर के। तो ये कंपटीशन जो है ये पिछले 10 सालों में ज्यादा हो गया है। मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो घटनाएं वहां हुई हैं और जो मैंने सीसीटीवी
फुटेज देखे हैं। अब आप बताइए, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये राजनेता वहां जाकर के और कोई अपना गमछा हिलाता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, ये करके वापस आ रहे हैं। न तो जिनकी 117 दुकानें जली हैं उनको आज तक किसी भी तरह से रिलीफ देने की बात किसी भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं की, न तो सरकार ने की और न अपोजिशन लीडरों ने की। जाकर के उनके दुखड़े को सुन लेते हैं और सुन के अपना पीछे से कुर्ता झाड़ करके गाड़ी में बैठ के आ जाते हैं और यहां आकर के उल्टी सुल्टी राजनीति करते हैं। मुझे हेमंत जी बड़ा दुख और ऐतराज हो रहा है कि ये राजनीतिक पार्टियां कहां चली गई हैं, इनका मोराल कितना गिर गया है कि ये एक व्यक्ति, मैंने सुना क्लिप में कि एक दुकानदार ये कह रहा है कि मेरी तो 3 मंजिली दुकान जला दी, और जलाई किन्होंने? जिनके साथ रोज उठना बैठना है। मतलब इन्होंने विश्वास किया कि दूसरी जाति के संप्रदाय के इलाकों में अपनी दुकानें खोल के, और उन्होंने वो कहा कि हम देख रहे हैं कि हमारे जानने पहचानने वाले, हमारे मिलने वाले, उन्होंने हमारी दुकान जला दी। और ये सरकार आप देखिए क्या कर रहे हैं। अब तक किसी भी दुकान मालिक को जिसकी आगजनी हुई है, जिसके हुई है, अब ये जांच करेंगे साहब। मैं ये कहता हूं, जांच के नाम पे, आयोग के नाम पे ये ठंडे छींटे देना बंद करें। कोई भी राजनीतिक दल इस प्रकार के व्यवहार को तुरंत बंद करे। जिनके लाखों रुपए का नुकसान हो गया है उनको नुकसान की भरपाई सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। अब आप देखिए, मेरा निवेदन है हेमंत जी कि चाहे सरकार इन दंगाइयों से पैसा वसूल करे, चाहे सरकार कोई भी कर लगाए, लेकिन जिसकी दुकानों में आग लगी, जिसके मकान जल गए, उनको सरकार को पूरा पैसा देना चाहिए। और अगर सरकार ये पूरा पैसा नहीं देती है तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है सभी भारत के नागरिकों, राजस्थान के नागरिकों को कि ऐसी राजनीतिक पार्टी को कतई वोट न दें जो आपके दुख और सुख में आपके साथ खड़े ठीक है योगेंद्र जोशी जी, ठीक है। आशुतोष शर्मा जी, आशुतोष जी, तो आप योगेंद्र जी जिस तरह से देखिए बात रखते हैं, और उनका कहना ये पूरा बनता भी है कि जब सरकारी तौर पर पुलिस जांच कर रही हो तब राजनीतिक पार्टियों के जांच दलों का जाना, उनकी जांच करना, ये कैसे देख पा रहे हैं आप? क्या ये एक तरह से इस तरह से माना जाए कि या तो अब सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा है, या फिर जो जांच दल अपने अपने हिसाब से, अपने अलग अलग राजनीतिक दल जो जाते हैं वो अपने अपने तरीके से उसको जो है वो सबके सामने बताते हैं, और उससे स्थितियां सही होने के बजाय खराब ही होती हैं। बिल्कुल ठीक कहा हेमंत जी। जांच दल जो बीजेपी के जांच दल जाता है वो अपने विपक्षी पार्टी के हिसाब से रिपोर्ट करता है। यदि सत्ता पक्ष का, कांग्रेस का जांच दल जाता है तो वो जांच के नाम पर सरकार के एक्शन को जस्टिफाई करता है। आश्चर्य की बात है, जैसा अभी योगेंद्र जोशी जी ने कहा कि अभी तक किसी को मुआवजे की घोषणा नहीं हुई है। और बात आपने जो प्रश्न उठाया कि जो विश्वास का संकट हो गया है या जांच पर भरोसा नहीं है, पुलिस की जांच पर, आप बताइए कि 10 दिन से अधिक हो गया करौली की घटना को, एक भी पुलिस अधिकारी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वही पुलिस जो लापरवाही की दोषी है, वही पुलिस उस मामले की जांच कर रही है। एसएचओ ने कहा है कि वहां पर एक खास समुदाय को उन्होंने एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में जिम्मेदार ठहराया है, शांतिपूर्वक जुलूस निकल रहा था। और आप सबसे बड़ी बात देखिए कि यहाँ पर लोकल चैनल में नहीं आया, एक राष्ट्रीय चैनल में आया है, जिसमें आईजी लॉ एंड ऑर्डर ये साफ स्वीकार कर रहे हैं कि पुलिस चाहती तो इस घटना को रोक सकती थी। मैंने मीडिया में भी ये बात आई है कि जो इस घटना से पहले परमिशन इस पूरी घटना के, पूरी जुलूस की मिली थी, धार्मिक स्थल के पास से जुलूस निकलना था, तो झंडे फहराने के जो दूसरे के जो वीडियो, अपुष्ट वीडियो आ रहे हैं, तो उन धार्मिक स्थलों पर पुलिस ने एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं लगाई? वहां पर क्यों नहीं ड्रोन से चेक किया? क्यों नहीं छतों पर जाकर के? मैं पिछले 20-25 साल से देख रहा हूं, जहां से जुलूस निकलता है वहां ऊपर पुलिस वाले खड़े रहते हैं छत पर, तो वो यहां पर। और आश्चर्य की बात यह है कि किसी पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, तो वो पुलिस वाले जांच कर रहे हैं या अपनी लापरवाहियों को ढकने का प्रयास कर रहे हैं। इससे विश्वास का संकट पैदा होता है। अभी जो कांग्रेस और बीजेपी के प्रतिनिधियों ने कहा, मैं दोनों से एक एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल तो आपने भी पूछे लेकिन उनका जवाब नहीं आया, पर मैं फिर से प्रयास करता हूं।
मैं जी। बीजेपी के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि आपने कहा हम जाएंगे, मरहम तो आपने कुछ नहीं लगाया, आप राजनीति कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि आपकी जांच रिपोर्ट का या आपके वहां जाने से उन लोगों को जो पीड़ित हैं उनको क्या लाभ होगा? आपके दल को लाभ हो सकता है लेकिन उनको कोई लाभ नहीं होने वाला है, तो आपके जांच दल से क्या होगा, आपके वहां दौरे से क्या होगा? और कांग्रेस के प्रतिनिधि से मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक, अभी तक क्यों किसी दोषी पुलिस जो लापरवाही के जो संदिग्ध भी हैं, मान लीजिए आप कहेंगे कि नहीं दोषी नहीं ठहराए जा सकते, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं जवाब ले लेता हूं। पंकज मीणा जी, सबसे पहले जो उन्होंने सवाल उठाया है, आज तक हटाया ही नहीं है, तो वो जांच कर आशुतोष रहे जी हैं ने या जो अपने सवाल उठाया उसका जवाब दीजिए लापरवाही को जल्दी पर्दा डालने का से, सीधा प्रयास कर सीधा रहे बिल्कुल हैं। संक्षेप में। हेमंत जी, जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ, जिस प्रकार से 3 दिन पहले जो पुलिस की मीटिंग हुई, सीएलजे की मीटिंग हुई, उसमें आशंका व्यक्त की गई, जिस प्रकार से पीएफए की चिट्ठी आई और उसके बावजूद घटना होना, ड्रोन के सर्वे नहीं होना, पुलिस की पुख्ता व्यवस्था नहीं होना, ये सारी बातें ये बताती है कि ये सरकार प्रायोजित दंगा था और ये सरकार प्रायोजित दंगा था। पंकज मीणा जी, सवाल आशुतोष जी का ये था कि 7 अप्रैल को कांग्रेस का जांच दल गया, उसके बाद और 5 अप्रैल को बीजेपी का जांच दल करौली गया, उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा गए, आज वसुंधरा राजे वहां पर गई, उससे पीड़ितों को क्या फायदा हुआ है? बिल्कुल हेमंत जी, जनता को ढांढस बधाया जाएगा, जनता को सही सहारा दिया जाएगा कि आपके साथ ये जो औरंगजेब सरकार बैठी है, तो आपके जांच दल तो दोनों पक्षों से भी नहीं मिलते होंगे, एक पक्ष से मिलते होंगे। आज वहां डर के मारे पलायन की स्थिति हो रही है। केवल क्यों? कौन पलायन की स्थिति हो रही है? को सरकार पे विश्वास नहीं रहा है, वहाँ जनता को उसका तो प्रशासन ने कहा है कि जो आप पलायन की लिस्ट दे रहे थे उसका तो वहां पर बेटा पार्षद है। विश्वास हो रहा है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी सहायता की घोषणा क्यों नहीं कर देती है? उसके बाद तो सबसे ज्यादा फंड है देश में। आरसी चौधरी जवाब दीजिए। आरसी चौधरी जी। देखिए, मैं कहना चाहूँगा, निश्चित रूप से आशुतोष जी एक वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और उन्होंने जो प्रश्न उठाया निश्चित रूप से बड़ा लाजमी है, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से राष्ट्रीय चैनल का जिक्र किया और उसी राष्ट्रीय चैनल की एक स्लोगन है कि दंगे होते नहीं, दंगे कराए जाते हैं। जरूरी यह है कि दंगे कराने वाले लोगों को, दंगाइयों को, जो दंगे करा रहे हैं, जो उसकी सोच है, उस सोच वाले लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। निश्चित रूप से जिन्होंने जो लापरवाही की है, निश्चित रूप से जो आपने जिक्र किया, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जहां पे उन्मादी माहौल हो, जहां पे सांप्रदायिक सौहार्द को वापस पटरी पे लौटाना हो, लोगों के बीच में अमन चैन कायम करना हो, तो उसलिए जरूरी है। चौधरी साहब, जब एसआईटी जांच कर रही, पुलिस जांच कर रही, तो आपकी पार्टी का जांच दल क्या निकाल करके लाया वो तो बता दीजिए। आपकी तो सरकार है। निश्चित रूप से देखिए निश्चित रूप से देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के बता रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता की बौखलाहट बता रही है कि 3 साल विपक्षी भूमिका निभाने में बेनकाब रहे, जो नाकाम जो लोग रहे, आज इसी के सहारे अपना भविष्य देखना चाह रहे हैं। राजस्थान एक ऐसा राज्य है, राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां पे लोग अमन चैन और भाईचारा पसंद करते हैं। आप जनता की विपक्षी भूमिका निभाइए। ये उन्मादी माहौल से और दंगे कराने से कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम कर सकते हो तो उन 13 जनों में ईस्टर्न कैनाल की मांग हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं, आज वसुंधरा राजे जी गए और लोग पूछेंगे और तुम्हारे उससे बात नहीं कर, ये तुम्हें इधर उधर की बातें लगती है, तुम्हें इधर उधर की बातें लगती है, ईस्टर्न कैनाल बात तुम्हें इधर उधर की बात लगती है। मुख्यमंत्री का बयान कह रहा है कि सरकार प्रायोजित दंगा था, तुम्हारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और तुम्हारे जो सांसद हैं वो उस बात को हक नहीं कर सकते। ये इसलिए बताते हैं कि आपने दंगे करवाए, यहाँ की सांप्रदायिक जानते हैं, ये राजस्थान जानता है दंगाई कौन है, किसको दंगों से फायदा होता है, कौन दंगों की चर्चा करता है, ये जानते हैं। पकड़ेगी राजस्थान पुलिस, पकड़ेगी, पकड़ा है और पकड़ रही है। चलिए चौधरी जी, अब शांत हो जाइए। चौधरी जी शांत हो जाइए। चौधरी जी अब शांत हो जाइए। पंकज मीणा जवाब दीजिए कि पहले जब आपका जांच दल जाकर के आ गया, किरोड़ी लाल मीणा वहां पर धरना देकर के आ गए। चौधरी जी एक मिनट रुक जाइए। पंकज मीणा जवाब दीजिए, जब पहले इतने सारे लोग जाकर के आ गए, अब तेजस्वी सूर्या वहां पर जाकर क्या नया कर लेंगे? देखिए, वहां की जनता में डर है, वहां की जनता पलायन कर रही है। अच्छा, तेजस्वी सूर्या के जाने से डर खत्म होता है या पुलिस प्रशासन के आश्वासन देने से खत्म होता है? आज वहां की जनता को ढांढस बनाना जरूरी है कि देश में क्या सत्ता, गुजरात में पत्थर फेंके गए, मध्य प्रदेश में पत्थर फेंके गए, कल पत्थरबाजी, वहां की जनता को ढांढस बंधाने नहीं जाते तेजस्वी सूर्या, वो तो सेंटर के व्यक्ति हैं। पूरे देश की जिम्मेदारी, आप तो राजस्थान की बात कर रहे थे, राजस्थान के नेता तो सब जाकर के आ गए ना। सुनिए तो सही,
हेमंत जी सुनिए तो सही, बोलिए। मध्य प्रदेश की खरगोन की जो घटना है उस पे तो जिन्होंने पत्थर फेंके थे ना उनके तो बुलडोजर से इलाज हो गया, उनके तो जमीनें नीलाम हो गई और जो जमीन नीलाम से जो पैसा मिलेगा वो पीड़ितों को दिया जाएगा। दिखाए हिम्मत अशोक गहलोत जी करके यहाँ पे जो जिन्होंने इसीलिए तो जांच करवा रही है सरकार, बुलडोजर चला के दिखाई देगी। एक दिन में पहले दिन घटना हुई, आपने डिसाइड कर लिया कौन पीड़ित है कौन नहीं है। ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे पहले से आप धार करके बैठे हो। वीडियो में दिख रहा है आरसी चौधरी, अरे वीडियो में दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है, वो पार्षद का भाई दिख रहा है, वो पार्षद दिख रहा है, वो नगर सभापति का बेटा दिख रहा है वीडियो में। पहले बोलने दीजिए, वो ऐसे रिपोर्ट कर रही है, नफरती लोगों को बोलने दीजिए। वीडियो में दिखने वाला सब कुछ सही होता है क्या? नफरती लोगों से बचिए, ऐसे उन्मादी लोगों से बचिए, इस राज्य की और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाइए, ऐसे लोगों से बचिए जो सांप्रदायिक जहर घोलने का काम करते हैं, जो तुम्हारे हक की बात आपको क्या जांच करने को रहेगा? जिनके लिए इससे कैनाल मुद्दा नहीं। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए। योगेंद्र जी एक कमेंट आपसे चाहता हूं, ये जो आप दोनों की बातें सुने, एक छोटा सा कमेंट उसके बाद खत्म करेंगे। योगेंद्र जी देखिए हेमंत जी, ये राजनीतिक दल इसी तरह से लड़ते झगड़ते रहेंगे और पब्लिक को बिजी रखेंगे। इनको सिर्फ वोट की राजनीति करनी है, कोई व्यवस्था नहीं करनी, किसी की मदद ये करने को तैयार नहीं है। अगर ये चाहते तो 7 दिन में जांच हो जाती और अब तक जिनकी दुकानें जली हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उनको मुआवजे के तौर पे कुछ मिलता, लेकिन अब तक कुछ मिला नहीं है और आगे भी मुझे तो लगता है ऐसा कुछ मिलने की संभावना नहीं है। कारण यह है कि ब्यूरोक्रेसी भी राजनीतिक दल की इच्छा शक्ति के अनुसार काम करती है, अतः उनको न्यूट्रल रह के काम करना चाहिए और अपराधियों को तुरंत बंद करके बिहाइंड द बार करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और मैं माफी चाहता हूं कि ज्यादा समय नहीं। आरसी चौधरी साहब आपका भी, पंकज मीना जी आपका भी, आशुतोष शर्मा आपका भी और योगेंद्र जोशी जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के जब किस तरह की अगर हिंसक घटनाएं होती है तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि राजनीति वहां पर शांति बहाली के काम करेंगी, राजनीति कोशिश करेगी कि आगे से इस तरह की घटनाएं नहीं हो। लेकिन उसके बावजूद भी जब इस तरह के आपस में लड़ाई भरे और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता है तो सवाल जरूर उठता है कि क्या राजनीति को शांति भाती नहीं है। नमस्कार।